अस्सलाम वालेकुम, आई एम वजिया ज़ैनब। वेलकम टू एक्सपीरियंस चैनल। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा और देखा कि किस तरह साइटोप्लाज्म में डिफरेंट ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। अब उन्हीं ऑर्गेनेलीज को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो जो आज दो ऑर्गेनेलीज हम डिस्कस करेंगे वो है हमारे पास राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हम जो ऑर्गेनेली डिस्कस करेंगे वो हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास एक मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले, इसका स्ट्रक्चर और फंक्शन पढ़ने से पहले हम इसकी डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हमने डिस्कवर जिसने किया था वो हमारे पास थे गार्नियर। वहां पे जब सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था तो इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं कहा गया था। इसके बारे में जो टर्म यूज की गई थी वो था एस्केटोप्लाज्म। सबसे पहले ये टर्म यूज की गई थी। बाद में 1945 में कुछ साइंटिस्ट थे जिसमें हमारे पास आते हैं क्लॉड, पॉर्टर और तीसरे साइंटिस्ट थे हमारे पास फिल्म। जब इन्होंने इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि ये जो कुछ इंटरकनेक्टेड जो चैनल्स प्रेजेंट हैं साइटोप्लाज्म के अंदर, उन्होंने इसको क्या नाम दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। मेन जो नाम है इसका जो स्ट्रक्चर इन्होंने 1945 में देखा था वो देखा था इन तीनों साइंटिस्ट ने। लेकिन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टर्म है जो कॉइन की गई है वो जिसने की थी, कॉइन किया था ये नेम, वो हमारे पास थे पोर्टर। ठीक है, ये इसकी डिस्कवरी है। उसके बाद हम आ जाते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। अगर हम साइटोप्लाज्म में इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स होते हैं सिस्टर्नी के, जो कि एक्सटेंड कर रहे होते हैं फ्रॉम द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक का इनका एक इंटरकनेक्टेड सा ऐसे डिस्प्ले होता है जिस तरह से प्रेजेंट होते हैं। अगर हम इनके स्ट्रक्चर देखें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ और स्मूथ में डिफरेंस क्या है कि जब इन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से स्टडी करते हैं या देखते हैं तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो हमारे पास विजुअलिटी आती है, जब विजिबल हम इन्हें करते हैं तो हमें इनका रफ स्ट्रक्चर नजर आता है। जबकि जब हम स्मूथ को हम स्टडी करते हैं या देखते हैं तो उनका जो स्ट्रक्चर तो बड़ा ही स्मूथ सा होता है। डिफरेंस क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उनके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन राइबोसोम्स के प्रेजेंट होने की वजह से उनकी जो विजुअलिटी होती है वो हमें रफ स्ट्रक्चर नजर आता है, और जब स्मूथ होते हैं उनके ऊपर कोई हमारे पास राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। अगर हम बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं जिनमें रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दोनों होते हैं, लेकिन कुछ सेल्स ऐसे हैं जिस तरह से हमारे पास अगर हम एग्जांपल लें स्केलेटल सेल्स की, तो स्केलेटल सेल्स ऐसे हैं जिनमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता बल्कि सिर्फ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, जिसकी वजह से उन स्केलेटल सेल्स में उसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बोलते हैं, क्योंकि उस सेल में सिर्फ हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ नहीं होते। लेकिन बाकी सारे हम मोस्टली अगर सेल्स की बात करें तो उनमें रफ भी प्रेजेंट होते हैं और स्मूथ भी प्रेजेंट होते हैं। अगर अब हम इन डिफरेंस की बात करें कि रफ और स्मूथ जो रेटिकुलम है इनमें डिफरेंस क्या है, आपस में डिफरेंशिएट किन बेसिस पे करते हैं, तो एक मैंने आपको पॉइंट बताया कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम। राइबोसोम प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है, प्रोटीन सिंथेसिस में हमारे पास रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि जो राइबोसोम है, राइबोसोम के ऊपर मैसेंजर आरएनए आपको क्या करता है, अटैच करता है और प्रोटीन सिंथेसिस होती है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं टू दी सेल। अगर हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये सेल को जो मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है उसके साथ साथ ये और भी बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है, जिसमें मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है हमारे पास, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स है जिनमें हम ऑयल और फॉस्फोलिपिड्स ले सकते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन है ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन वगैरह इन लिवर सेल। उसके बाद बहुत सारे ये आयंस को भी स्टोर करता है, जिस तरह कैल्शियम आयंस हैं उनको स्टोर करके रखता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर उसको रिलीज कर जाए तो फिर मसल्स की क्या हो जाती है, जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको ये ट्रिगर करते हैं कैल्शियम आयन, और साथ ही ये ट्रांसपोर्ट ऑफ जो मॉलिक्यूल्स है उसमें भी हेल्प करते हैं आउट ऑफ द सेल और फ्रॉम सेल टू द इन्वायरमेंट। जो भी ट्रांसपोर्ट हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसमें भी हेल्प करते हैं। और जब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्योंकि राइबोसोम्स प्रेजेंट है यहाँ पे, जब प्रोटीन्स बनती हैं वो प्रोटीन ने जब गोल्गी अपरेटस में जाना होता है तो वहां से गोल्गी अपरेटस में जाने के लिए जो दरमियान में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू ये जाती है। ठीक है, रफ से ये स्मूथ के थ्रू जाती हैं गोल्गी अपरेटस में। तो यहाँ पे भी जो ट्रांसपोर्ट हो रही है उसमें ये क्या कर रहा है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प कर रहा है। तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है जैसा डायग्राम में नजर आ रहा है। स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में हमने डिफरेंस देखा। आगे हम देखते हैं राइबोसोम। और अगर हम राइबोसोम्स की बात करें तो राइबोसोम्स की पहले हम डिस्कवरी की बात करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम्स के लिए टर्म हम ये यूज नहीं करते थे बल्कि माइक्रोसोम यूज करते थे। और फर्स्टली जब इनको डिस्कवर किया गया तो प्लांट सेल्स में राइबोसोम्स को स्ट्रक्चर को देखा गया था। बाद में इन 1953 में एक पैलेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या किया कि एनिमल सेल्स में हमने इनको देखा राइबोसोम्स को। इनके स्ट्रक्चर को उन्होंने पूरा विजुअलाइज किया और स्टडी किया और एक्सप्लेन किया, ठीक है। बाद में उनको इस पर नोबेल प्राइज भी मिला। अगर हम राइबोसोम्स को देखें, पहले हमने देखा कि ये जानते थे कि ये सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये एम्बेडेड होते हैं राइबोसोम्स, लेकिन कुछ फ्रीली राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब हमने देखा कि जो राइबोसोम्स है वो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में। तो अगर हम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट की बात करें तो राइबोसोम्स ऐसी ऑर्गेनेली है जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में प्रेजेंट होती है, लेकिन एक डिफरेंस इसका बाकी ऑर्गेनेली से क्या है कि ये नॉन मेम्ब्रेनस होती है, ठीक है। इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती और ये ऑर्गेनेली दोनों में प्रेजेंट होती है इन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। और अगर हम देखें जो राइबोसोम्स हैं वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होते, कुछ ऑर्गेनेलीज में भी प्रेजेंट होते हैं, जिस तरह से हम माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट हैं। अगर हम वैसे राइबोसोम के यूनिट की बात करें, सब यूनिट की, इसके स्ट्रक्चर की, तो राइबोसोम की दो सब यूनिट्स होते हैं, ठीक है। एक लार्जर सब यूनिट होती है और एक स्मॉलर सब यूनिट होती है। अब अगर हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस देख रहे हैं तो क्या होता है कि यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी सब यूनिट अगर हम देखें तो वो हमारे पास होते हैं 80S, ठीक है। इसी तरह से अगर हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स हैं वो होते हैं हमारे पास 70S, ये है हमारे पास एक सब यूनिट। अगर हम इसी तरह से 80 सब यूनिट को देखें तो ये जो 80 है, 82 सब यूनिट से मिलकर बना होता है, 60S एंड 40S। और जो प्रोकैरियोटिक के राइबोसोम्स होते हैं 70S, वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, हमारे पास 50S एंड 30S, ठीक है। ये हम बात पहले पिछले लेक्चर्स में भी कर चुके हैं कि ये जो दोनों सब यूनिट्स हैं इनको ऐड करने से 60 एंड 40 हमारे पास क्या होना चाहिए था 100, लेकिन ये क्या है 80 है। उसके बाद 50 एंड 30 को 80 होना चाहिए, लेकिन वो 70। हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि जब ये सब यूनिट्स आपस में अटैच होती हैं या बाइंड होती हैं तो ओवरऑल इनका जो सरफेस एरिया क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये डिफरेंस है राइबोसोम्स में यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में कि इनका जो साइज है यूकैरियोट्स में वो 80S होता है और प्रोकैरियोट्स में 70S होता है। और अगर हम राइबोसोम की कंपोजिशन की बात करें तो राइबोसोम्स में RNA भी प्रेजेंट होता है और प्रोटीन। अब प्रोटीन और RNA की जो क्वांटिटी है दोनों की वो क्या होती है, इक्वल होती है। इस वजह से हम इन्हें राइबोप्रोटीन्स भी बोलते हैं। राइबोप्रोटीन का यही मकसद है कि इसमें जो दोनों प्रोटीन और RNA की क्वांटिटी है वो क्या होती है, इक्वल होती है। और जब भी प्रोटीन सिंथेसिस होती है तो क्या होता है, मैसेंजर RNA पे राइबोसोम जो मैसेंजर RNA है वो आके राइबोसोम की सब यूनिट्स के दरमियान में इस तरह की सब यूनिट्स हैं, लार्जर एंड स्मॉलर। अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इस तरह की दो सब यूनिट्स होती हैं, तो हम इसके ऊपर क्या होता है, मैसेंजर RNA आके लगता है और जो भी मैसेज होता है उसको कोड करता है और हमारे पास क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड। तो क्या होता है कि जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है तो ज़्यादातर जो राइबोसोम्स होते हैं वो मैसेंजर RNA पे ज़्यादातर आके अटैच हो जाते हैं, मतलब उनका नंबर ज़्यादा अटैच होता है। जब बहुत ज़्यादा राइबोसोम्स आके मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाते हैं तो कम टाइम में जो हमारे पास पॉलीपेप्टाइड्स की चेन है वो ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे जो मैसेंजर RNA इसके ऊपर जो राइबोसोम की सब यूनिट्स हैं, जो राइबोसोम्स हैं वो ज़्यादा अटैच हैं। जिस तरह उनका नंबर ज़्यादा होगा मैसेंजर RNA से जो पॉलीपेप्टाइड्स की फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और ये जब राइबोसोम ज़्यादा सारे मैसेंजर RNA के साथ अटैच हो जाते हैं, जो स्ट्रक्चर सब बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलीसोम, ठीक है। पॉलीसोम बोलते हैं हम स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की जो क्वांटिटी है बनने की वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और जिस तरह गया मैंने आपको आगे बताया कि जो राइबोसोम है वो साइटोप्लाज्म में नहीं प्रेजेंट होते बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वहाँ पे जब ये डिफरेंट ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे इनका जो राइबोसोम्स होते हैं वो 70S के होते हैं। नॉर्मली जो साइटोप्लाज्म यूकैरियोट्स में होते हैं वो हमारे पास 80S होते हैं, लेकिन अगर ये किसी ऑर्गेनेली में प्रेजेंट है तो फिर वो उनका 70S नंबर होता है। तो ये था हमारा आज के लेक्चर जिसमें हमने दो ऑर्गेनेलीज को स्टडी किया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी डिस्कवरी देखी और स्ट्रक्चर देखा कि किस तरह से इंटरकनेक्टेड जो स्ट्रक्चर बनाते हैं नेटवर्क सा, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्मिक जो मेम्ब्रेन है हमारे पास जिसको हम सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं वहाँ तक एक्सटेंड करता है।
और उसकी 2 डिफरेंट टाइप्स हैं, रफ एंड स्मूथ, किस तरह से डिफरेंस है उनमें और किस तरह के डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती है, और साथ ही हमने राइबोसोम्स को भी स्टडी किया। और अगर आप चैप्टर 1 के बाकी लेक्चर्स भी सुनना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें फेसबुक के पेज पे फॉलो भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं।